हाँ। केस स्टडी देखो क्या स्टैंडर्ड ओके 37 दिया गया है दैट इज ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिल्ड्स ट्री हाउस। अगर कहीं पर हमने लोकल पार्क में ट्री हाउस बनाया है किसी पेड़ पर, ओके, तो इस घर के बारे में कुछ डेटा दिए गए हैं। दिस इज ट्री हाउस। यहाँ लेडर लगी है। पहला पार्ट पढ़ो। पहला पार्ट क्या कहा गया है? मान लीजिए कि ये दिया गया है कि 6 मीटर टॉल है, तो उसका फिगर मत देखो कि फिगर में क्या है, बस 6 मीटर टॉल है ना। तो ए पार्ट में ये 6 मीटर ये टॉल है, और बोलो बेस से सीढ़ी कितनी दूर है फुट ऑफ लेदर? 6 मीटर। ये भी 6 मीटर है और पेड़ भी 6 मीटर टॉल है। तो ऐसी स्थिति में व्हाट एंगल इज द मेड बाय लेडर? 45। तो ये इस लेडर का क्या एंगल बनेगा? दैट इज थीटा। सो tan थीटा इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस ABC, दैट इज AB by BC, दिस इज 6 by 6, इट इज tan थीटा। सो tan थीटा क्या हो जाएगा? इट इज 1, सो tan थीटा इज tan 45, so that is theta is equals to 45. The inclination of ladder, that is the elevation, angle of elevation of ladder from ground, it is, that is 45. If they want to extend the ladders reach by 2 meter, अब second part देखो, B part में है कि यदि अब इसे 2 मीटर ज्यादा कर दिया जाए तो अभी 8 मीटर हो जाएगा। And how far from the base of the tree house should the new position of the ladder be placed if angle is 60 degree? और एंगल 60 डिग्री रखना चाहते हैं तो हम बेस से कितनी दूर पर इसे रखें? इट इज A B C, सो नाउ tan 60 डिग्री इट इज इक्वल्स टू AB by BC, दैट इज √3, इट इज AB by BC। AB कितना है? 8 by BC, सो BC इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो, 8√3 तुम अपनी ही अंग्रेजी लगाती हो। 8 by √3, दैट इज √3। ठीक है, जब वो चीज इधर आएगी तो नीचे नहीं आ जाएगी, ऊपर कहाँ चलेगी? ऊपर की चीज ऊपर ही चली जाएगी क्या? बताओ, है ना? ठीक है, तो दैट इज 8 √3 by 3। ओके, सो दैट इज लेडर्स, फुट ऑफ लेडर शुड बी प्लेस्ड एट 8 √3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। ओके, कैसे लिखोगे? दैट इज फुट ऑफ लेडर should be placed at this much। तीसरी चीज देखो, सर √3 की वैल्यू रखनी है 8 into 1.73 by 3 मल्टीप्लाई कर लो और जो इसका आंसर है वही लिख लेना। अगला सवाल देखें, if the tree house has a roof slanting at an angle of elevation of 30 degree, what will be the height of roof from the ground? तो tree house has a roof slanting, what would be the height of roof? इसमें कोई चीज क्लियर तो दी नहीं है कि ट्री हाउस की लेंथ क्या है, कुछ लेंथ तो देगा नहीं। अभी किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है ये पता नहीं। देखो पहले तो कह रहा है 6 मीटर लंबा है और फिर 6 मीटर लंबा दे के फिर हाइट भी पूछ रहा है, तो मैं इसे किस से कनेक्ट करूं कि बेस डिस्टेंस ये है, एक बेस डिस्टेंस ये है, तो किस डिस्टेंस के साथ 30 दिया गया ये तो बता नहीं रहा है। कह रहा है कि अगर ट्री हाउस 30 का, इसका स्लैंटिंग हाइट क्या कर दिया जाए? रूफ का 30 डिग्री कर दिया जाए, तो ट्री हाउस जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा? फिर अगर जमीन से ऊंचाई पूछनी है तो 30 है, तो फिर मैं यहाँ क्या रखूं? भाई देखो 30 डिग्री है और यहाँ फिर क्या रखा जाए? ये तो उसने 6 दिया था, समझ में आई बात कि नहीं? देखो कह रहा है अगर इसकी ये 30 डिग्री हो तो इसकी हाइट क्या होगी? तो फिर मैं यहाँ क्या रखूं? क्या इसको फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट करूं कि सेकंड से? कुछ तो रखना पड़ेगा ना कि इफ द स्लैंड, बोलो बात समझ में आ गई? इसलिए नहीं किया जा सकता। सोल्यूशन में देखो कुछ दिया है इसके बारे में, तो
6 लिया है और फिर h पूछ रहा है और h/6 6 से लेके कर रहा है, बुक का बता दे रहे इनके पास सोल्यूशन है, वो पहले पार्ट से लेके कर रहा है, लेकिन कुछ तो दे नहीं रहा ना, कोई पहले से लिया सेकंड से, कोई फिक्स तो किया नहीं है, वो क्वेश्चन का हिस्सा ना लेकर वो इन्हीं क्वेश्चंस में ले रहा है। तो इनके में सोनाक्षी के पास जो सोल्यूशन है वहाँ 6 मीटर दे दिया, तो फिर हम 10 लगा के कर लें। 1030 is equals to h/6, तो h is equals to 6 into 1/√3, तो that is 6/√3 में √3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6√3/3, ये कट गया तो 2√3 it is equals to h, so 2 into 1.73, so that is 346, that is 3.46 मीटर, ये इसका आंसर। ओके, अब इट इज आफ्टर ऑल if the tops of 2 tree houses are at x and y, subtend angle of elevation 30 and 60 at the center of line joining their feet of ground। दो अलग अलग ट्री हाउस हैं और वो इनके मिड पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं, कितना एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर फुट ऑफ लेवल, यहाँ पर वो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं 30 डिग्री और ये कितना कर रहा है 60 डिग्री, जबकि इनकी हाइट कितनी ली गई है, इट इज x एंड y, फाइंड द रेशियो x एंड y, यही पूछा गया है। ये दोनों a ले लो, सही है भाई, मिड पॉइंट है तो a माना जाएगा कि नहीं, ये भी है ये भी है, तो बताओ 1030 क्या है, इट इज x/a, 1060 क्या है y/a, ठीक है, a को इसके साथ ले लो तो बोलो a इंटू 1/√3 क्या हो गया, क्या यही x हुआ, और बोलो a इंटू √3 क्या हुआ y, देखो a इधर ले लिया और 1060 की वैल्यू रखी, अब x/y निकाल, बोलो x/y क्या आएगा इन दोनों से, इट इज a इंटू 1/√3 और यहाँ क्या आएगा बोलो a इंटू √3, सही है, वहां 1030 लगाया, अब x इज इक्वल टू a 1030 और y इज इक्वल टू a 1060, फिर x/y कर दिया तो दिस इज a इंटू 1/√3, अपॉन कर दिया ना दोनों तरफ, तो a कट गया, ये चीज स्लाइड करके नीचे चली गई, तो कितना आंसर आया बताओ, यही इसका आंसर हो गया। ओके, ऐसा ही कर लेना। अगला देखिए, कंपनी मैन्युफैक्चर्स चेयर बनाती है, वुडन और प्लास्टिक दो चेयर बनाती है, अगर उसने 150 वुडन चेयर बनाए पहले साल, 250 प्लास्टिक चेयर बनाए और हर साल वो वुडन चेयर 20 बढ़ाती है और प्लास्टिक चेयर का 30 प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछा गया है 5वें साल में, दैट इज द 5th टर्म पूछी गई है, तो how many wooden chairs will be produced, so लिखो production of wooden chairs in successive years starting from first years, form and AP, ये आपको लिखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन, 38 that is production या number of wooden chairs produced in successive years, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में उसने कितनी बनाई है 150 और 20 बढ़ाते चले गया
ऐसा है। फिफ्थ टर्म ना लिखा, फिर कैलकुलेट कैसे करोगे, सब यहीं लिख दोगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से इट फॉर्म्स एन एपी A is equals to 150, B is equals to 20, तो A 5 निकाल लो, A plus n minus 1D, पहले AN लिखना, फिर A 5 लिखना, so A plus 5 minus 1D, so it is equals to 150 plus 4 into 20, that is 150 plus 80, that is 230 chairs are produced in fifth year. ऐसे ही in which year the plastic chair would reach 400. Now number of plastic chairs produced in successive years starting from first year, that is 250 और 30 चीज बढ़ा रहा है 280, 310, ऐसा चलते चलते it forms an AP with A is equals to, ये लिखना पड़ेगा forms an AP, और D it is equals to 30. अब हमें let in nth year 400 chairs are produced. तो an क्या हुआ, a plus n minus 1d, इसको लिख लो 400, it is 250 plus n minus 1 into 30, 250 यहाँ लाके माइनस करो तो n minus 1 into 30, 30 से डिवाइड करो तो n minus 1 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. In sixth year 400 plastic chairs would be produced. कंक्लूड करना, ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन में जो लेट करना है तो लेट जरूर करना. In sixth year 400 plastic chairs would be produced. What is the total production of both type of chairs over the first 4 years? Now S4 for wooden chairs, S4 निकालो, and इसके बाद फॉर प्लास्टिक चेयर BS4 निकालो. तो S4 इज, पहले लिखो SN, N/2 A plus N minus 1 D, इट इज 4/2 S4 निकाल लीजिए. और 150 से शुरुआत की गई है जबकि इसका D20 है, so this is 2, 150 plus 3 into 20, तो 1 कौन सा, सॉरी 2A, तो ये कितना हो जाएगा 2 into 150 plus n minus 1D, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 minus 1 into 20, 300 plus 3 into 20, that is 300 plus 60, it is 2 into 360, that is 720. तो पहले 4 साल में कितनी वुडन चेयर प्रोड्यूस की गई 720 पहले 4 साल में. नाउ फॉर प्लास्टिक चेयर्स तो S4 निकाल लो 4/2, जबकि ये 250 है और 4 minus 1 into 30 और 2 से मल्टीप्लाई भी करो 2 into 250, तो 500 plus 3 into 30, तो 2 into 590 आ जाएगा. तो 590 कितना होता है
2 9 18 2 3 10 1180 118 कितनी चेयर इसकी हो गई और इतनी इसकी हो गई, टोटल कितनी हो गई? 1900 तो टोटल नंबर ऑफ वुडन एंड प्लास्टिक चेयर्स produced in first 4 years, it is equals to 720 plus 1180, so 1900. How many natural numbers are there between 200 to 500 divisible by 7? So that is number divisible by 7, and lying between these it forms an AP. So number divisible by 7 and between कहे तो बीच में, from बोले तो वो दोनों नंबर लेने हैं, from 1 to 10 में 1 और 10 दोनों आएंगे, और जब between कहे तो ठीक है इस तरीके से, and between 200 and 500 are तो ये क्या हो जाएंगे? पहला नंबर क्या होगा बोलो? 200 से 7 से डिवाइड करो तो 60, तो 4 बच गया, 3 और जोड़ दो तो 3 की कमी पड़ रही है, तो 203 डिविजिबल हो, 3 और होता तो डिवाइड ना हो जाता, तो दैट मीन्स 203 210 217 ऐसे चलता चल रहा है। अब 500 का भी देखो कहां तक जाएगा, 7 7 जा 49, तो 7 1 is 7, 3 अनवांटेड है, 3 कम करो तो दैट इज 497, अगर होता ही एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता, 3 ज्यादा हो गया तो इसलिए लास्ट डिजिट है। अब इससे पता करो इट फॉर्म्स एन एपी, forms an AP with A is equals to 203, AN और D कितना है? It is equals to 7 और AN कितना है? सारी डिटेल लिख लो, 497। तो अब AN is equals to A plus N minus 1D, तो 497 is equals to 203 और N minus 1D, इससे इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ 200 बचेगा, 294 और बाई 7 कर दीजिए, तो 7 से 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 42 इज n minus 1, so it is 43, ठीक है। 43 आप लोग ये जान लो कि सिंपली सब्ट्रैक्ट करके कर लेना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए आंसर चेकिंग करने के लिए। भाई 300 नंबर है और 7 के मल्टीपल कितने हैं? 7 4 या 28 और फिर कितना बच रहा है बताओ? 20, 7 तो इसी के आसपास आएगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर लो, उसमें अलग अलग मल्टीपल है तो 7 से डिवाइड कर लो तो इसके आसपास आ रहा तो सही करके आएगा, एक ज्यादा या एक कम। बीच, बिटवीन का मतलब बीच में, राम जी की निकली सवारी अगल है राम, अगल है लक्ष्मण, बगल में सीता, बीच में जगत के पालनहारी। बीच का मतलब बीच, बीच में इधर उधर वाला नहीं लिया जाता, उसमें समझ में आई बात की नहीं? तो आइदर साइड्स आर एक्सक्लूडेड इफ यू आर टेकिंग इन बिटवीन। अगर फ्रॉम है तो दोनों लिए जाएंगे। अच्छा सेट बी में आओ, सेट बी में देखो क्वेश्चंस बताओ कौन कौन से नहीं आते। बेसिक का सेट है, सॉरी बेसिक का सेट है, निकालो। है कोई आपके पास? मेरे पास था तो भी मिल नहीं रहा। चलो मैं कुछ अपनी तरफ से करा देता हूँ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं।
चलो नाउ बेसिक सेट निकालिए। बुक कर ले तू घर पे जा तू बुक कर ले एलसीएम ऑफ, पहला सवाल देखो, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। पहले पूछो उसको जो नहीं आता वो दे। ओके चलिए इधर बताएं ये क्या लिखा है, टू डिजिट और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम बताओ। इंग्लिश के 3 टू डिजिट नंबर है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बोलो क्या क्या होता है। सर 4 and 10 बेसिक सेट है। सो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा, टू डिजिट भी होना चाहिए और कंपोजिट भी होना चाहिए। और बोलो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, फोर है। ऐसा कोई वैल्यू है इससे दोनों से जिसमें डिवीजन हो जाए, ठीक है, अदरवाइज निकाल लेना। 10 is 2 into 5 और 4 is 2 into 2। जब एलसीएम लोगे इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब आपसे कहा जाए एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे ही करना, पहले जोड़े वाले को लिख देना और जो बच जाए उन सब को भी लिख देना, इसको एलसीएम कहते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा हो 2 into 2 into 2 और 2 into 2 into 5 और 2 into 2 into 5 into 3 है, ऐसे है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, मान लीजिए ऐसा है, ये सारी चीजें हैं, तो पहले 3 का जोड़ा बने वो बना लो, 2 का बने वो भी बना लो, लोकल जोड़े भी बनाए जाएंगे। एलसीएम में यही तरीका है। तो ये बना, इन सब का एलसीएम कितना होगा, 2 आ गया, ये भी लिखो into 3 into 5 into 2, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो 2 में भी डिवीजन जाता है, तो क्या देते नहीं हो, देते ही हो ना, तो 2 के भी जोड़े बनेंगे। इस यही तरीका, ठीक है। और इस मेथड को क्या कहेंगे, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे क्या आ जाएगा बताओ, एलसीएम इज 20। पेयर ऑफ सॉल्यूशंस y इज इक्वल टू 0 किसे कहते हैं बताओ, x एक्सिस को क्या कहते हैं बोलो, उसी में तो y 0 है, और y इज इक्वल टू -7 कहाँ होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये y इज इक्वल टू -7 है। इसकी हर जगह y इज इक्वल टू -7 है, क्यों, क्योंकि ये 0 -7, ये 1 -7, और ये इसमें हर जगह 0 है, 1 0 2 0, y हमेशा 0 ही है, ये y इक्वल टू -7 वाली लाइन है। क्या इनका कोई सलूशन होगा, क्या आपको उम्मीद है कि आगे चल के काटेंगी, if they do not intersect then what is their solution, then there is no solution। अगला सवाल देखेंगे, a die is thrown once, the probability of getting a prime number, एक बार अगर फेंका जाए तो प्राइम नंबर के आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 और 5, these are प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स ये हैं, उसको सेट में लिखा जाएगा, ये लिखना कर्ली ब्रैकेट में, तो इसी को ई भी लिख देना। तो बताइए एनी कितना हो जाएगा, 3, फिर एस लिखना, एस में ये लिखना 1 to, कोई शॉर्टकट नहीं लिखना, ये सबसे जल्दी होने वाले सवाल है, इसमें मत शॉर्टकट कर देना। फिर एन एस लिखना, और फिर इसके बाद पी ई, इट इज एनी अपॉन एन एस, दैट इज 3/6 1/2, ऐसे करना। वैसे तो ये एमसीक्यू है, लेकिन करते समय ऐसे करना। एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ बताओ। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हमें करना है 5 स्क्वायर into 3 स्क्वायर
और दैट इज 3 into 3 into 3 into 3 into 3 और 5 into 5 into 5। तो जो इनके कॉमन फैक्टर 2 ही 3 है, तो 2 3 आ जाएंगे और 5 के भी कुछ बन रहे हैं, 2 5 आ जाएंगे। तो दैट इज HCF 3 into 3 into 5 into, तो 25 into 9 that is 225। Which of the following equation has real roots? No real roots. No real roots। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इनमें कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, तो इसके लिए आप b स्क्वायर माइनस 4ac से करो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। पहला देखो x स्क्वायर माइनस दैट इज प्लस 3 रूट 2 b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये लिखो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो दैट इज माइनस 4 स्क्वायर और माइनस 4, a कितना है और c कितना है, सही है। तो क्या होगा बोलो, 16 माइनस 12 रूट 3 की वैल्यू डालो, तो 1.7 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 12 में करो, थ्री रूट 3 है, 3 रूट 2 है, सॉरी 3 रूट 2 लिखो, तो 2 लिखने पे 1.4 आएगा, 1.4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 16 पॉइंट, तो बड़ा आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, 16 माइनस 16.8, दैट मीन्स इट इज निगेटिव। तो ये पहला ही आंसर करेक्ट है, निगेटिव आ गया ना, तो निगेटिव नहीं आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसे रूट के अंदर जाना है। देखो x की क्या वैल्यू होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो बताओ अगर कोई माइनस 0.8 का क्या निकल पाएगा, नहीं निकल सकता ना, इसलिए इसका नो रियल रूट्स। ओके, अगला देखिए कि द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, तो इट इज -6 पे चलो और फिर इसके बाद 8 पे चलो, तो दिस इज -6 8। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन 0 0 है। अगर वैसे भी आपसे कहे डिस्टेंस निकालो तो डिस्टेंस फार्मूला रखकर निकालना। कैसे रखोगे डिस्टेंस फार्मूला, रूट 0 माइनस -6 और 0 माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर, -8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, दैट इज 36 प्लस 64, इट इज रूट 100। सही है, 10। अच्छा ये बताओ इसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी दिव्या, उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 8 यूनिट है। अगर एक्स एक्सिस को मिरर लिया जाए तो इसकी रिफ्लेक्शन का पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस अगर ये मिरर बन जाए, ये क्वेश्चन आया है अभी आपके बेसिक में मैंने पढ़ा था, अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो इसका रिफ्लेक्शन का पॉइंट क्या होगा, -6 यहाँ पे पड़ेगा, तो -6 -8 यही पूछ रहा है। अगर y एक्सिस इसका रिफ्लेक्शन मान लिया जाए, y एक्सिस को मिरर मान लिया जाए तो ये इधर आ जाएगा 6,8। सही है, ओके। द गिवन फिगर आर द टेंजेंट्स, तो गिवन फिगर में ये दिया हुआ है, आपको APQ बताना है एंगल, जबकि PAQ 70 है। तो ये बताओ APQ कितना होगा, बोलो 55 आ रहा। ये चीज APQ पूछ रहा है और PAQ दे रहा है, ये तो 70 है। इन दोनों को x अक्ष लिया जा सकता है, क्यों x अक्ष लिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे।
x प्लस 70 ये 180 हुआ होगा, तो 70 180 में से माइनस कर दो 155 सही है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अगला सवाल देखें, द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर 60 और 3 tan स्क्वायर 30। शिव शर्मा sin 60 की वैल्यू क्या है? अच्छा जानते हो। चलिए, so value of 4 sin square 60 plus 3 tan square 30 डिग्री 4 into root 3 by 2 का स्क्वायर और 3 into 1 by root 3 का स्क्वायर, that is 4 into 3 by 4 plus 3 into 1 by 3। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 3 plus 1। दो फिगर दिए गए हैं, तो इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। जरा देखो तो ट्रायंगल ABC is QPR। तो आपको दो फिगर दिए, इसी से पता कर लो। AC बाई BC दो ही चीज है, AC। तो AC अगर लोगे तो बाई QR और BC लोगे तो PR। अब इनकी वैल्यू रख दो 6 बाई QR कितना है 3 और BC 5, PR कितना है x। तो इससे x पता चल जाएगा, x निकाल लेना। कितनी आई वैल्यू 2.5। x इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। 10th क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज दिस एंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज दिस, देन x इज इक्वल्स टू, देखो 15 ऑब्जर्वेशन है और मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज x। तो जो मीन होता है, ठीक है, the sum of observation, it is sum of observation or divided by number of observations upon number of observations। तो बोलो क्या क्या आंसर दे रहा है? sum of observation क्या दे रहा है? 434 प्लस x और number of observations क्या दे रहा है? that is equals to 15 और उनका मीन भी x है। देख लो, मीन को भी उसने कह दिया मीन भी x है, सही है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ 15x को क्या लिखें? 434 प्लस x, तो 14x को क्या लिखें बोलो? 434, सही है। अब बताइए कि x कितना हो जाएगा? 14 से डिवाइड करो तो 14 31 x इज इक्वल्स टू 31। समझ में आ गई बात? एक दो सवाल इसी से संबंधित है, वो भी समझिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, इफ मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 2, मीन 15 ऑब्जर्वेशन का 2 है। इफ 1 इज एडेड, क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड में ही है, इफ 1 इज एडेड टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 2 is added to second, 3 to third, and so on, what will be new mean? What will be new mean? ऐसा क्वेश्चन आ गया, सही है, देखा होगा आप लोगों ने। तो अब यहाँ पर बताओ x1 प्लस x2 से लेकर 15 ऑब्जर्वेशन है, तो अपॉन 15 लिखो और इसी को x बार कहते हैं। x बार की वैल्यू कितनी है? 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 लिख लें। सो दैट इज 2 इज इक्वल्स टू x1, इन सबको क्या सिग्मा xi लिख सकते हो? तो
इस सबका सम है तो सिग्मा एक्स आई तो लिख सकते हैं ना x1, उसे सिग्मा कहते हैं। और अब अगला केस क्या है, दैट इज न्यू मीन को x बार डैश लिखो, और कैसे लिखोगे, x1 प्लस 1 x2 प्लस 2 सब में एक एक जोड़ते चले जा रहे हैं, x3 प्लस 3 से लेकर x15 में क्या जोड़ दिया, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो यही रहे, सही है। ऊपर x1 प्लस x2 तो बाहर निकाल लो से लेकर x15 तक, तो आगे क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस 2 से लेकर 15 बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 15। ये नया मीन होगा, तो नया मीन कैसे निकालोगे बताओ, इन सब को क्या कहोगे, क्या सिग्मा एक्स आई कहोगे, तो इसकी जगह क्या लिख लो, सिग्मा एक्स आई। और क्या तुमको मालूम है 1 प्लस 2 से लेकर कभी n तक करना हो तो n प्लस 1/2, ये फार्मूला पता है, नहीं पता है तो सिग्मा वाला लगाओ, एक ये भी बुक का फार्मूला है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो भी 1 से 15 तक का सम तो लगाया ही जा सकता है। दैट इज 15/2 2a, AP बन गया कि नहीं, 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी अपॉन 15। बोलो सिग्मा एक्स आई को दिव्या क्या लिखेंगे, दैट इज सिग्मा एक्स आई इट इज इक्वल्स टू 30 लिखो, और यहाँ पर क्या लिखोगे 15/2 2 प्लस 14 और अपॉन 15, तो ये कितना आ जाएगा 30 और प्लस 15/2 और अंदर कितना आ जाएगा 16/15, दैट इज 30 और 2 से इसे कट कर दो, 8 आया, 8 से मल्टीप्लाई तो करो जरा, 120/15, तो कितना आ जाएगा बताओ, 150/15 कितना होता है, इट इज 10। तो न्यू मीन कितना हो गया बोलो, सही है। स्टैंडर्ड वालों में इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो भी बता देते हैं। दैट इज इफ मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज दिस, क्वेश्चन क्या है, इफ मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 15, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड, 2 ही है, ठीक है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड from each observation, Archita, what is new mean, बोलो, अभिषेक what is new mean, दिव्या, ये क्वेश्चन कॉमन है, फिर से समझो, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x15 है, और y 15, तो बोलो इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये क्या सिग्मा एक्स आई लिख दिया जाए अपॉन 15, इतनी बात समझ आ गई। अब फिर से अब देखो x बार डैश, x1 में से भी एक घटा और x2 में से भी एक घटा और x3 में से भी एक घटा, यहाँ से लेकर x15 में से भी एक घटा, और नीचे 15 है, तो इन सबको क्या लिखा जा सकता है, x1 प्लस x2 से लेकर x15 और सब में से एक एक घटा 15 टर्म्स तक, ठीक है, और यहाँ प्लस लगा के ऐसे लिख लो, और अपॉन 15, दिस इज x बार डैश, ये नया माध्य है, तो इन सब के सम को क्या लिखोगे एक्स आई, और उसे क्या लिखोगे बोलो -15 अपॉन 15, तो इसकी क्या वैल्यू डालें ये चीज बताओ, 30 है, तो 30 माइनस 15/15, तो कितना हो गया बताओ 15, तो ये चीज 1 आ गई, समझे। फिर से समझो, अगर 15 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 है और हर एक में से एक एक घटा दिया जाए तो मीन 14, हर एक में 2 जोड़ दिया जाए तो मीन 17, हर एक में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मीन 30। मीन भी अपने रंग वैसे ही बदलेगा गेलविट की तरीके से, जैसे तुम्हारा हर मीन, वो तो एक है, 2 घटा दो हर एक में से, ये भी 2 कम हो जाए, समझो। फिर से समझो, अभी बताना, 5 सब्जेक्ट में तुम्हारे 65% है, कितने बोलो, और तुम्हारा सबसे जनरल केस लिया करो जब ऐसे सवाल करो,
तो वो सबसे जनरल केस एक बच्चा था, वो सबको 1 1 और 0 0 रख के एमसीक्यू सॉल्व कर देता था 2 मिनट, हमेशा यहाँ फर्स्ट आता था। कहता था जो चीज सब में सत्य है वो सबसे सिंपलिस्टिक में भी सत्य होगी। कभी कोई एमसीक्यू फंसे, ऐसी चीज रखो जो सबसे सिंपल हो, कुछ ना हो इक्विलेटरल में रख के सॉल्व कर लो, 1 1 रखो, जो आंसर आ जाए वही आंसर। तो कहता था सब में 65 है और सब में 2 2 नंबर घटा दो 63 तो हो ही गए, है बात कि नहीं। और कहता था सब में 2 2 जोड़ दो 67%। कहता था जो सब में सत्य है वो शाश्वत सत्य है, दैट इज इटर्नली ट्रूथ। सही है। सबका दुगना कर दो 113%, सबका आधा कर दो, दैट इज, समझ में आई बात कि नहीं। ऐसे करके देखिए। तो मीन के केस का कोई भी सवाल आ जाए एमसीक्यू का तो ऐसे ही कर लेना, कुछ सोचना मत। अगला सवाल देखिए, डबल करने पे मीन डबल, हाफ करने पे हाफ, जितना जोड़ोगे मीन भी उतना जोड़ेगा, एक्स्ट्रा जोड़ने पे भी लगा दो। चलिए, तो अगला सवाल देखो, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ट्री एंड इट्स शेडो इज दिस, द एंगल ऑफ सन्स एलिवेशन। तो एक हाइट ऑफ ट्री है और उसकी शेडो ले लो, दिस इज ट्री और उसका शेडो है, शेडो यहाँ पर बन रहा है। तो इनका रेशो क्या है, दैट इज h बाई बी का क्या रेशो दिया है, जो h बाई बी है वही tan थीटा भी है, h बाई बी विच इज tan थीटा। सो उस रेशो को ही दिया 1 अपॉन 1 बाई √3, इट इज tan थीटा। तो √3 ऊपर चला जाएगा, दैट कम्स एज tan थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन फिगर द वैल्यू ऑफ एडी, ये बुक का ही सवाल है, तो एडी निकाल लोगे ना, दैट इज बीपीटी थ्योरम से, क्योंकि दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। अगला सवाल देखिए, साइन ए 1/2 है, तो आपसे क्या वैल्यू पूछी गई है कि साइन ए और साइन ए माइनस कॉसेक ए की वैल्यू पूछी गई है। जबकि साइन ए 1/2 है तो 1/2 कॉसेक ए भी 2 हो जाएगा ना, क्योंकि साइन और कॉसेक उल्टे होते हैं। तो 1/2 और -3/2, तो -3/4। द वैल्यू ऑफ के इफ इट हैज इक्वल रूट्स, इसमें इसके रूट्स इक्वल हैं, x² + 2 k + 1x और प्लस k², इट इज इक्वल टू 0। तो इसके अगर रूट्स इक्वल हैं, लेट द 2 रूट्स आर अल्फा अल्फा, लेट 2 रूट्स, ये इक्वेशन है तो रूट्स होंगे, और पॉलिनोमियल है तो 0 लिखना। जब इक्वेशन हो जाती है इज इक्वल टू करने से इक्वेशन बन जाती है, इतना छोड़ दो तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में जीरोस होते हैं और इक्वेशन में रूट्स। 2 रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा। तो अब मुझे बताओ कि k की वैल्यू बतानी है, तो मुझे बताओ x² माइनस, अब सम ऑफ जीरोस, वही सम ऑफ रूट्स का भी चलेगा, कोई बात नहीं। 2 रूट्स हैं तो इसको क्या सॉल्व किया जा सकता है, हाँ? 2 रूट्स रख दो या जीरोस रख दो, एक ही बात है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स रखते हैं। सर b² - 4ac वाला लगा देंगे, ये लगा दो, ये ज्यादा अच्छा। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर इक्वल रूट्स d is equals to 0, तो b² - 4ac is equals to 0, 2k + 1 square और -4 into 1 into k², that is equals to 0, so that comes as 4 k + 1 square minus 4k² equals to 0,
तो 4k, अब इसके अंदर लिखो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दैट इज 8k, इट इज इक्वल टू माइनस 4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/k। सही है। अगर मान लो कभी तुम्हारे पास ऐसा आ जाए k स्क्वायर इज इक्वल टू -2k, तो क्या तुम्हें k की वैल्यू पता है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोलो और कोई बताए है कुछ? नहीं, यद्यपि ये क्वाड्रेटिक है नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये क्वाड्रेटिक था, तब भी अरविंद ने सिर्फ एक वैल्यू बताई, यही भारी गलती की। देखो शिव शर्मा ने बताया, बोले क्वाड्रेटिक है तो इसे कट नहीं करना। क्वाड्रेटिक की 2 वैल्यू होती है, ये एक ही बता के चुप हो गए। क्वाड्रेटिक में कट नहीं करते हैं। कट होने का मतलब है क्या तुम्हें मालूम है कि k नॉन जीरो है? पता तो नहीं है ना। तो इसलिए इधर था तो मैंने कट कर दिया, उधर होता तो मैं नहीं कर पाता। सही है। तो अब इसको क्या करोगे? k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो k 0 या k माइनस, वैसे करा। नहीं तो कोई ऐसा भी कर ले कि 7 इंटू 0 इज 5 इंटू 0, 0 0 कट कर दे, कह दे देखो मैंने करा ना जाता। तो तुम ऐसे कैसे कट कर लिए? तुमको मालूम था कि वो नॉन जीरो है, नहीं कर सकते ना। अपने मन से मत कट करो, क्या पता वो जीरो ही ना हो। जीरो होके तुम्हारा खेल बिगाड़ देगा सारा। चलो, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताओ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बताइए। 94.5। ये अच्छा बताया, क्योंकि हम इसे कंटिन्यूअस बनाएंगे ना। 94.5 लिखो, उसमें लिखा 95। यस सर। 95 चेक करें फिर। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो हमें जब कंटिन्यूअस करेंगे तभी मॉडल क्लास बनेगी। ऐसे मॉडल क्लास तो तभी कंटिन्यू बनाने के बाद ही तो लिखते हैं, और तभी लोअर लिमिट लिखते हैं, वही फार्मूले में लगाते हैं। क्या तुम कभी 94 लगाओगे या 95 लगाओगे? नहीं ना। मॉडल क्लास कब बनाओगे? जब पहले कंटिन्यू कर लोगे, और कंटिन्यू करने के बाद ही तो लोअर लिमिट एल लिखते हो। तो कितना लिखोगे? वही तो लिखते हैं ना, नहीं तो सब लोग के लोअर लिमिट वही लगा दें। चलो अगला सवाल देखो। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर है। 77। तो उसको सेक्टर के फार्मूले से निकाल लेना कि इस सर्कल में सेक्टर कितना है? 45 डिग्री है। और बताओ इसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। तो 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। इसको जब सॉल्व करोगे तो 77 आ रहा है। दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिग्री भी लगा देना। पंचुएशन का ध्यान रखें। द रेडियस ऑफ स्फीयर आर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। द होल सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट्स विल बी। आर का है, ये देखो हमने एक ऐसे है तो 2 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, जबकि इसका रेडियस कितना था? तो ऐसी स्थिति में अब इसका क्या क्या सरफेस एरिया बन जाएगा? इसका ही 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी हेमी। तो दैट इज नाउ टी ऐसे हो जाएगा ऑफ द न्यू जो भी 2 आर्टिकल्स हैं। तो दैट इज 6 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक का 3 पाई आर स्क्वायर और दूसरे का भी 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? द रेडियस ऑफ व्हील is 0.25 meter. How much revolution it will make in covering 11 kilometer? ये डिलीटेड में पूछा गया है। That is radius of wheel इतना है, तो
ये देखें, रेडियस इज 0.25 मीटर। तो बताओ एक रिवोल्यूशन में ये अपने 2 पाई आर के बराबर काम करेगा। तो बताओ 11 किलोमीटर चलने में कितने रिवोल्यूशन लेगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इट इज 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25, सबको मल्टीप्लाई करो। 44 को 0.25 से करो 50, 110/7। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या हो जाएंगे? दैट इज 44 इंटू 0.25 अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा? 44 का 1/4 करो। तो दैट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या हो जाएंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड पर रिवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड पर रिवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस तो 11 किलोमीटर है, 11,000 मीटर। और एक में कितनी हुई? 11/7। 7 ऊपर ले जाओ, दैट इज 7,000 रिवोल्यूशन। अब देखें अगला सवाल, देखो एलसीएम 2 नंबर का इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो उसका एचसीएफ क्या 5 होगा? दो चीजें दी हैं, एलसीएम दिया है इतना। 19th क्वेश्चन, एलसीएम इट इज 2475 और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है नंबर्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी A इंटू बी। 1 2 3 7 5, देन देयर HCF इज 5। क्यों? क्योंकि A इंटू बी क्या होता है? LCM इंटू HCF। तो ये 1 2 3 7 5 लिखो, ये 2 4 7 5, क्या HCF 5 आता है? आ रहा है? 1 2 3 7 5 अपॉन 2 4 7 5, इट इज HCF। HCF कम्स एज 5। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया गया है? रीजन तो सही दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? assertion and reason both are correct and reason is both are true and reason is appropriate for the given assertion. Now assertion is 0.5 lies on y axis. क्या ये बात सत्य है अंकुर? क्या 0.5 y axis पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? ये लगा दे, बोलो। हैं? बहुत सोचते हो चीजों के बारे में। हाँ? नहीं करेगा, चलो ठीक है। इन्होंने कहा करेगा, हमने मान लिया। 20, क्योंकि इन्होंने कहा सर जब 0.5 है तो y एक्सिस पे इसके न लाई करने का क्या कारण है? सही है। तो the x coordinate of y axis is 0, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होता है? x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो दो बोथ आर करेक्ट, ये इसका अप्रोप्रिएट है, ए आंसर है। 21st देखो, 21st आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है? ये DIY है। 22nd देखो, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं है? हैं? क्यों कंसिस्टेंट है? क्या बन रहा है? A1 भाई देखो, अब लिखो A1/A2, जरा देखो इसका A1/A2 निकालो तो 3/6, और बताओ B1/B2 निकालो तो 2/-4, इट इज 1/2 -2, और ये 1/2। तो कंसिस्टेंट तो फिर बट क्या बोल रही थी अर्चिता? सर इंडिपेंडेंट। सही है। So lines are intersecting, hence they will give unique solutions. So these are independent. Lines are intersecting, जो solution दे दें वो भरोसेमंद। Consistent का मतलब है कि
द्रविड़ और कोहली की तरह भरोसेमंद। दैट मीन्स सो विल गिव यूनिक सोल्यूशन। सो आप कंसिस्टेंट बोलो, यही बात है कि नहीं? बताओ बताओ ताशी। अगला सवाल देखिए, इसमें दिया गया है फिगर में इफ ए बी, तो आपको क्या प्रूव करना है? टी ए प्लस ए आर टी बी प्लस बी आर। ये अच्छा सवाल है, ये भी तक हमने कवर ही नहीं किया, बट सिंपल है। देखो इस सवाल में तुमको क्या प्रूव करना है? टी ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू टी बी प्लस बी आर। 23rd, जबकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं और यहां से एक और टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये। तो दिस इज टी ए प्लस ए आर और दिस इज टी बी प्लस बी आर, टी बी प्लस बी आर, और ये पी क्यू है। इतनी बात समझ आएगी? कुछ ताशी आपसे प्रश्न है। मान लो ये सवाल अगर ऐसा होता और ये ऐसे आता टच करते हुए, तो क्या ये एक्सप्रेशन जो पूछा है वो सही होती कि गलत होती? बोलो। टू प्रूव टी ए प्लस ए आर इट इज टी बी प्लस बी आर। अगर मान लो ऐसे टच करता हुआ जाता और यहाँ सिर्फ थोड़ा सा ही होता और यहाँ ज्यादा होता, तो भी क्या ये सही होता? ये ताजी ने अच्छा दिमाग लगाया कि सर हाँ हर हाल में सही होता है। बड़ी बात है। क्यों ये ऐसा कह रही है ये हम बताते हैं। चलो, ताशी का कहना है सर कि प्रूफ देखो, कह रही है कि टीपी तो किसके इक्वल है? बोलो। टीक्यू के इक्वल है, लेकिन टीपी किसके इक्वल है? दैट इज टीए प्लस एपी। और टीक्यू किसके इक्वल है? टीबी प्लस बीक्यू। इन्होंने कहा सर इन दोनों सवालों में एक ही चीज है, ये टीए और एपी, और दैट इज टी बी, ये क्यू है और ये आर है, तो उसके इक्वल है कि नहीं? फिर इनका कहना है सर बी क्यू तो बी आर के इक्वल है। ऊपर भी देख लो, बी क्यू किसके इक्वल है? तो बी क्यू की जगह क्या लिख देंगे? बी आर। और यहाँ क्या लिखेंगे? टी ए प्लस एपी की जगह क्या लिखेंगे? ए आर। उसके पहले यहाँ लिख देंगे कि दैट इज ए आर इज इक्वल टू एपी because A is the intersection point of common tangents। भाई ये भी तो दो कॉमन टेंजेंट्स हैं, छोटे ही भले क्यों ना हो। और क्या ये दो कॉमन टेंजेंट्स नहीं है? तो दैट इज, बताओ AB किसके इक्वल है? AR। BR किसके इक्वल है? BQ BR। दैट इज पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ऐसा लिख लेना, तो प्रूव हो गया। अगला सवाल देखते हैं। इन द फिगर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जबकि सिमिलर दिए हैं। चेक करो, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप एक्स निकाल लोगे? तो बिल्कुल निकाल लोगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल कर दोगे ए बी बाई पी क्यू, इसी तरह से ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर, अपने आप ही एक्स निकल आएगा। सही है सोनाक्षी, समझ आ गई? ये तो आसान है ना। अगला सवाल देखें। दैट इज क्वेश्चन में दिया गया है, ये प्रूव करो डीई ओ क्यू के पैरेलल है। देखो जरा, डीई ओ क्यू के पैरेलल है, डीएफ ओ आर के पैरेलल है। देखो डीई ओ क्यू के पैरेलल है, तो शो करो कि EF QR के पैरेलल है। चलिए, इस
इससे क्या पता चल रहा है? दिस क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 है। तो 24 आफ्टर ऑल चेक करो। अच्छा ये बताओ कि DE अगर पैरेलल है OQ तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है? PE by EQ is equals to PD by DO। ऐसा किसकी वजह से है? DPT। और क्या दिया है फर्दर? एक और चीज दिया DF OR के इक्वल है। DF is parallel to OR। यहाँ लिखना गिवन, लिखना हो तो लिख देना इन ट्रायंगल, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बताओ PF by FR इट इज PD by DO। इन दोनों की तुलना करने पर, जबकि ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही आया है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 PE by EQ इट इज PF by FR। अरविंद आगे क्या करेंगे? आगे नहीं समझ में आ रहा, हमें EF इज पैरेलल टू QR करेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT लगा दीजिए, सही है। अब उल्टा लगा दो, अगर रेशो सेम है तो कहने का मतलब है, फिर से बता रहे हैं, देखो कि ऐसी स्थिति में हमारे पास ये दिया है ये, और दिस इज लाइक दिस, और ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया है? क्या PE by EQ is it equal to that is PF by FR। तो दिस बाई दिस, अगर दिस बाई दिस हो तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है? बाई कन्वर्स ऑफ DPT that is EF is parallel to QR। आगे देखिए कि the perimeter of semi circular protractor is 108। तो दिया गया है 25th क्वेश्चन में, ये प्रोट्रैक्टर होता है और इसकी चारों तरफ का परिमाप दिया हुआ है, इट इज 108 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा? बोलो अंकुर, तुम ही बता सकते हो इसका पेरीमीटर का क्या फार्मूला होगा अगर ये आ रहा है? बोलो, तुम बताते ही नहीं हो। उत्कर्ष बोलो, प्लस 2R। तो बता दी पाई आर इसका लिए और 2R इसका लिए, सही सही बताना चाहिए। दैट इज दिमाग लगाना मना थोड़ी ना है। दैट इज पेरीमीटर इतना है 108। ये तो नहीं कह सकते कि मेरे पापा ने दिमाग मना किया। दैट इज पाई प्लस 2। ठीक है, अब ये देखिए टेक 22/7। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो डायमीटर पता कर लो। सो 108 इज इक्वल्स टू R 22/7 प्लस 2 108। इट इज R 22 प्लस 14/7। तो 108 इज इक्वल्स टू R 36/7। 108 into 7/36 is equals to R। और ये 3 आ गया, तो 21 is R। तो बोलो 2R कितना हो जाएगा? D it is 42 सेंटीमीटर। अच्छा, a chord of circle subtends a right angle at the center। तो find the area of minor segment। 26। एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? राइट एंगल। कॉर्ड की लेंथ कितनी है? ये 25 का आफ्टर ऑल 25 में यही कर लो आफ्टर ऑल। तो
दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों आर हैं, ठीक है, राइट एंगल है, तो आर की पहले वैल्यू निकाल लो, बाकी आर तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा आर ही 10 दे दिया, आर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है, तब तो सीधा फार्मूला लगाओ। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फार्मूला होता है? यही ना। तो एरिया ऑफ, अब जैसे ऐसे सवालों में न लगाना हो, कहीं कि टीचर डिस्प्लीज हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तुमको सेगमेंट चाहिए ना, तो जब सिंपल लगे तो सिंपल ही लगाओ। क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर का जरा देखो, थीटा बाई 360, और इसको लिखो हाफ BH, क्योंकि ये तो राइट एंगल है, तो दैट इज 90 बाई 360 डिग्री, 22 बाई 7 इंटू 10 इंटू 10, और माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10। चलो 3.14, तो ये 1/4 आ गया, और 1/4 से जरा इसे कट करो, तो कितना आ जाएगा? 1/4 और 314 आ गया, और ये माइनस में 50 आ गया, इसका चौथाई हिस्सा करो, कुछ हो पाता है? 78.5 माइनस 50, that is 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Prove that √5 is irrational number। ये तो कर लोगे, ठीक है। आगे का सवाल देखो, 27। इसको खुद करके देख लेना, √5 √3 वाला कोई भी सवाल आएगा, 1 तो 5 नंबर तुम्हें मिल ही जाएंगे। ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, वैसे 5 का आता है। चलो साइन थीटा प्लस टेन थीटा पी है, सेक थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इट इज पी। तो प्रूव करना है साइन थीटा, आप RHS ले लो, वैल्यू डाल के सिंपली कर लो, और कोई तरीका है? और तो इस तरह है। चलो तो इसमें जो प्रूफ करना है RHS ले लीजिए, p² माइनस 1 अपॉन p² प्लस 1, दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1। तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1, और ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, ये बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 2 सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा को क्या कहते हो? क्या 1/cos थीटा? अभी कोई उसका मतलब नहीं, ये लिखो 2 सेक थीटा टेन थीटा, और नीचे बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो दैट इज सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। तो कितना आ जाएगा? ऊपर जरा चेक करो, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे क्या आ गया बताओ? सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और क्या आ गया? प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। जो कॉमन लिया जा सकता है उसे कॉमन ले लेना, और देखो अंदर क्या बचता है, दैट इज 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ऊपर में 2 टेन थीटा कॉमन आएगा,
और अंदर क्या बचेगा बोलो, tan थीटा प्लस sec थीटा। नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या कॉमन आएगा, 2 sec थीटा, और अंदर क्या बचेगा, sec थीटा प्लस, जो कि कट जाएंगे। दिया समझ में आई बात? बस आपने इसको खोल दिया, जो जिससे बनता है sec स्क्वायर माइनस 1 से tan बन गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर से sec बन गया। बनने के बाद 2 tan स्क्वायर 2 sec स्क्वायर बाहर ले लिए, 2 भी कट गया, 20 से साइन बन जाए। तो 2 से 2 कटा, और tan क्या होता है बोलो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और sec क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। ये कट गया तो क्या आ गया, इट इज इक्वल टू LHS। ऐसे ही कर लेना। अब देखो अगला क्या प्रूव करना है, दैट इज cos A और 1 प्लस साइन A। ठीक है, ये भी 2 लाइन का ही है। cos A और 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, LHS लिख लेना, 1 प्लस साइन A इंटू cos A। तो इससे ये गया, दैट इज cos स्क्वायर A, इससे ये गया, तो 1 प्लस साइन A का स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर A प्लस 1, या पहले साइन स्क्वायर A लिखा, और प्लस 1 प्लस 2 साइन A, और 1 प्लस साइन A इंटू cos A। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A, और 1 प्लस साइन A इंटू cos A। तो 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू cos A। 2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस साइन A और cos A, ये इससे कट गया। ये बुक का ही क्वेश्चन है। तो 2 बाई cos A क्या होगा, क्या ये 2 sec A होगा, जो कि RHS है। Has proved। देखो सभी रेड फेस्ड कार्ड रिमूव कर लिए गए हैं, तो जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं वो कैसे हैं बताइए, उनकी शफलिंग कर ली गई है, और उसमें से एक रेंडमली कार्ड ड्रॉ किया गया है। तो त्रिशु ये मुझे बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर एक कार्ड निकाला जाएगा तो वो रेड कार्ड होगा, जबकि ऑल रेड फेस कार्ड सारे यस। क्योंकि अब बताओ शिव शर्मा, आपसे पूछा जा रहा है, अब रेड कार्ड्स कितने बचे हैं, कितने 20 बच गए ना, क्योंकि फेस कार्ड से रिमूव किए गए। सिर्फ कौन से रिमूव किए गए बोलो, रेड फेस कार्ड, सारे रेड नहीं रिमूव किए गए, सिर्फ रेड फेस कार्ड। टोटल 12 होते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 6 ही कार्ड रिमूव किए गए, तो नंबर ऑफ कार्ड्स रिमूव कितने हो जाएंगे, 28। So that is first a red card। रेड कार्ड कितने बचे हैं, नाउ 20 रेड कार्ड्स आर लेफ्ट एंड ऑल आर नंबर कार्ड्स। ये सभी कैसे कार्ड्स हैं, ऑल आर नंबर कार्ड्स। तो इसलिए नंबर ऑफ रेड कलर्ड कार्ड्स लेफ्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल दैट इज 20 ही बचे हैं। और टोटल कितने बच गए, 6 हटा दो जरा, 52 में से 6 हटाओ 46। तो 4 से कट करो, 4 5 या 24 से तो कट ही नहीं होगा। 10 बाई 23। अब अगला सवाल देखो, दैट इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड बताओ सोनाक्षी कितने बचे, 6 बचे, और टोटल कितने कार्ड्स बचे हैं। तो सेकंड लिखो, प्रोबेबिलिटी अ फेस कार्ड। नाउ ओनली
6 ब्लैक फेस कार्ड आर लेफ्ट, ऐसे लिख दिया करो तो उससे क्या होगा, कंपेंसेट हो जाता है जो आप नहीं लिख रहे हो. दैट इज नंबर ऑफ फेस कार्ड्स लेफ्ट. ठीक है, सिर्फ आंसर का कोई मतलब नहीं होता. दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स रिमेनिंग. सो दैट इज फेस कार्ड तो 6 बचे और ये 46 है, तो 3/23. कार्ड ऑफ क्लब, क्लब के कितने बचे? क्लब किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है. तो क्या कोई क्लब भी निकाला गया है? नहीं निकाला गया है. तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी कार्ड ऑफ क्लब, so that is number of club cards and number of cards remaining. कितने बचे हैं? क्लब तो 13 हैं और बचे 46 हैं. फाइंड द zeros of quadratic polynomial. इसके बताने हैं and verify the relationship. देखो जीरोस निकालने हैं, इसको कर लेते हैं. तो दैट इज 29. आपको दिया है PS, बताओ PS क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1. ये चीज दी है कि नहीं? आपको क्या पता करने हैं? दैट इज फाइंड द जीरोस. इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो. तो बताओ क्या लिखोगे? 2s माइनस 2s प्लस 1. तो दैट इज 2s माइनस 1 और माइनस 1 और 2s माइनस 1. दैट इज 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1. अब लिखना फॉर जीरोस. जब जीरोस लिखना हो ना, एस आपका एस लगना चाहिए, कोई नंबर डिस्टॉर्टेड नहीं लिखना, विकल्प नहीं लिखना. ठीक है. सो दैट इज फॉर जीरोस. 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2s इज इक्वल टू 1, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2. तो ये तो जीरोस हो गए. अब इसमें ABC की भी वैल्यू निकालो, जरा यही निकालो. फर्दर A is equals to 4, B is equals to minus 4, C is equals to 1. ठीक है. Establishing the verifying the relation. तो लिखो alpha plus beta. This implies alpha is half and beta is half. So alpha plus beta is minus B by A. तो जरा इसको सत्यापित तो करो कि वेरिफिकेशन, यहाँ लिखो सत्यापन, वेरिफिकेशन. तो जरा देखें तो हाफ प्लस हाफ इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4. इसका माइनस अलग है, फार्मूले का अलग है. तो ये 1 इज इक्वल टू 4/4. हेंस वेरीफाइड. अब फिर से देखो अल्फा बीटा इज C/A, हाफ इंटू हाफ इट इज C/A. तो दैट इज 1/4 इज 1/4. Hence, relation between zeros and coefficients and constants are verified. तो ये सत्यापित हुआ. अगला सवाल देखें. ठीक है. If we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to यशवंतपुर, तो ये बुक का क्वेश्चन है क्या? पुराने में था, अभी हट गया. ओल्ड बुक जिसके पास है सभी. चलिए, तो अगर हमने मल्लेश्वरम की टिकट ली है तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू वो बेंगलोर से जा रहा है, मल्लेश्वरम भी जा रहा है और कहाँ जा रहा है? यशवंतपुर. 1 टिकट टू मल्लेश्वरम is ₹X and 1 ticket to यशवंतपुर. जो लोग बेंगलोर में रहे, यशवंतपुर आते जाते रहे होंगे. That is
₹y। एयरपोर्ट स्टेशन है ना वहाँ पे, रहे होंगे कुछ लोग। तो ऐसा कहा गया है 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर खरीदी। 2 टिकट्स मल्लेश्वरम की ले लो और 3 टिकट्स यशवंतपुर की, ऐसा 46 रुपीज में आता है। और जबकि अगर 3 टिकट मल्लेश्वरम की लोगे और 2 टिकट्स 5 टिकट लो तो ये 74 रुपीज में आ रही है इस पूरी इक्वेशन में, ठीक है। दैट इज 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इट कम्स एज 6x plus 9y, it is 18, 3 12 और 2 से करो, that is 6x plus 10y, it is 148। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये तो चला गया, तो बताओ माइनस y कितना आ गया। यदि y की वैल्यू 10 आ गई तो 2x plus 3y is 46। लिख देना प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो दैट इज 2x plus 3 into 10। सारी चीजें लिख देना, तो 2x plus 30। जितने नेसेसरी स्टेप्स हैं, ये ना सोचो कि हमको तो आता है मैं खुद ही सीधा 30 लिख दूं। तुम्हारे आने जाने से वहाँ कुछ नहीं है, तुमको जो स्टेप है वो लिखना ही है, वो काउंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? वो टीचर काट कर लेगा कि नहीं काटना है। तो 2x is equal to 46 minus 30। ये हमेशा ध्यान रखो, तुम 10th में हो, 10th का मतलब छोटी क्लास, दैट इज 16/2। तो तुमको सारे स्टेप्स लिखने होंगे। बात समझ आ गई? नाउ द टिकट टू मल्लेश्वरम इज, ईच टिकट टू मल्लेश्वरम कॉस्ट ₹8 एंड फॉर यशवंतपुर कॉस्ट ₹10। यूनिट भी सभी में लिखना है। अब जरा देखो, यश ने 40 नंबर पाए टेस्ट में, अगर उसको 3 नंबर उसको सही चीज में मिले और 1 मिले हैं रॉन्ग आंसर पे, तो उसने बोला मैडम से जाके, मैडम मुझे 4 नंबर दो सही में और गलत में 2 काटो, ऐसे जाके बोला, देखना मेरे ज्यादा आ जाए। तो अब देखिए, तो चूंकि यश एक स्मार्ट गाय था तो टीचर ने उसकी बात मान ली। अब जरा देखिए, लेट देयर आर x करेक्ट आंसर, करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस, और y कैसे हैं? रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चंस। तो ऐसी स्थिति में उसको 3 नंबर तो करेक्ट में मिले और 1 नंबर कटा हर एक गलत का, उसको मिल गए 40। उसने कहा नो मैम, इट इज इनकरेक्ट, प्लीज गिव मी, दैट इज 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट एंड दैट इज दिस। अब उसको कितने नंबर मिल जाएंगे? 50 मिल गए। इतनी बात हो गई। सो इट इज 3x minus y 40 है और 4x minus 2y इट इज 50 है। पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो और इसके साथ कंप्यूट करो जरा। कॉमन ले लें? ठीक है, कॉमन ही ले लो। चलो, दैट इज 2x minus y इट इज 25। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एक साथ आप मिला दो, तो 3x minus y 40 है और 2x minus y 25 है। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? x is equal to 15। उसने 15 सही सवाल किए और बोलो 3x minus y is 40, तो 3 into 15 minus y it is 40, तो 45 minus 40 it is y। So total number of questions उस कितने में थे? 20। So there were x plus y, it is 15 plus 5, it is 20 questions were there. Prove that parallelogram circumscribing a circle is rhombus. इसी वृत्त के परिता खींचा गया चतुर्भुज
सिद्ध करो कि वो एक समचतुर्भुज होगा। चलो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी है क्या? थोड़ा सा इसमें समझना होगा। अगर तुम्हें रोम्बस ही बनाना है तो तुम कैसे करोगे? एक ऐसे ऐसे, तो ये बताया जा रहा है पैरेललोग्राम तो है, तुम ड्रॉ करोगे पैरेललोग्राम बन जाएगा रोम्बस। बोला करके देख लो। चलो देखें करके। दैट इज पी क्यू आर एस। तो गिवन क्या है? पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव, वो सर्कमस्क्राइबिंग लिख देना, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल टू प्रूव PQRS is rhombus। इसके लिए PQ से शुरू करो, PQ फिर A, B, C और D चेक करें। सही है? तो आपको क्या क्या चीजें दी हैं, हमको क्या प्रूव करना होगा जानते हो? कि अगल बगल वाली साइड इक्वल है। सिर्फ इतना अगर तुम प्रूव करो तो बात हो जाएगी ना। अब अगल बगल वाली कैसे इक्वल प्रूव करें? तो हमको ये तो पैरेललोग्राम दिया है ना, ओके, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। चलो ऐसे ही करना है। दिस इज इक्वल्स टू दिस का कैसे करेंगे इसे? बोलो। PQ plus SR is equal to PS plus QR। PQ प्लस SR is equal to PS plus QR। ये ज्यादा सही मेथड है। इट इज इक्वल्स PQ प्लस SR किसके इक्वल? PS plus QR। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम कह रहे हो कि किसी पैरेललोग्राम में आमने सामने वाला इसके इक्वल होता है। चलो बुक में क्वेश्चन था उसमें। होता है तो वो हम प्रूव कर देंगे। अब यहाँ देखो, हमें अगल बगल वाले का इक्वल करना है, तो एक तरफ लिखो PA किसके इक्वल है? तो PA PD के इक्वल है। प्रूफ देखो, सही है। PA इज इक्वल्स टू PD। अब हम एक साइड में QA भी लिखो, ये इस्टेब्लिश करेंगे। QA किसके इक्वल है बोलो? QA इज इक्वल्स टू QB। इतनी बात समझ आ गई? तो हमारे पास एक तो PQ आ गया। अब यहां लिखो SC किसके इक्वल है? ठीक है, दैट इज SC इज SD। और बोलो CR किसके इक्वल है? RB। अब इन सबको जोड़ लो। ओके, ऐसा लिख देंगे, दैट इज द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स इक्वल। तो दिखाई दिया हमने कौन कौन से लिए हैं? PA QA लिए, इधर इधर, इधर वाले इधर ही लिए, और इधर वाले एक तरफ। ये सब एक तरफ, ये सब एक तरफ। सही है? जरा चेक करो, PA प्लस QA क्या हुआ? PA एडिंग प्लस QA और प्लस SC प्लस CR, इट इज PT प्लस QB प्लस SD आया। तो PD हो। अच्छा, कौन सा? कुछ गलत लिखा है? PT की जगह PD हो। यहाँ पे PD होगा ना? PD है, देखो PD। तो PD प्लस QB प्लस SD प्लस RB। अब जरा देखो, PA प्लस QA क्या है? दैट इज PQ। इसे लिखो PQ। अच्छा बताओ SC और SR क्या? दैट इज SR। वहां देखो PD में क्या जोड़े? DS। इनको जोड़ लो, साथ में लिख के जोड़ो, PD प्लस SD। और बोलो QB में क्या जोड़े? RB। तो इट इज PS और प्लस QR। तो PQ प्लस SR हो गया। अब मुझे बताओ, क्या PQ ही SR के इक्वल है ना? PQ ही SR के इक्वल है। बट
PQ is equals to SR and PS is equals to QR. That is opposite sides of parallelogram. तो यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? PQ plus PQ is PS plus PS. तो 2PQ is 2PS. तो बोलो PQ क्या हो गया? PS के इक्वल. Now the parallelogram whose adjacent sides are equal is rhombus. तुमको यहाँ लेते समय क्या क्या करना है? आमने सजातीय पद एक तरफ और विजातीय पद एक तरफ. ठीक है, दो जो आपको होमोजीनियस लग रही है इसी तरफ की अपने आप वही जुड़ जाएंगी, आपस में इंटरेक्ट हो सकती नहीं. सो इट इज ए पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. हेंस देखो इट इज पैरेललोग्राम sides equal. So it is rhombus. अगला सवाल देखें. कहा जा रहा है 600. अगला वाला हो गया ना. A train travels 360 किलोमीटर. अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती तो उसे 1 घंटा कम समय लगता. तो ये कहा जा रहा है एक ट्रेन की स्पीड जरा देखो. A train travels after all. Question number 32. So let speed of train is equals to x किलोमीटर पर आवर. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है. तो इस तरीके से टाइम टेकन इसके द्वारा क्या हुआ? इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, ये लिख देना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के नंबर है यहाँ पे. सो t नॉर्मल इट इज इक्वल्स टू 300 चल रही है क्या? सही है. और अगर फास्ट t फास्ट क्या होगा बोलो? न्यू स्पीड कितनी है? कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो दैट इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. तो उसको कितना समय लगता है बताओ? टेकन 1 आवर लेस. तो अब ये बताइए अर्चिता, मैं t फास्ट माइनस t नॉर्मल लिखूं कि t नॉर्मल? सही है. तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा? t फास्ट इट इज 300 अपॉन x प्लस 5, क्योंकि चलना तो उसको उतनी ही डिस्टेंस है. हाँ, अब वो नई स्पीड से चलेगी. डिनोमिनेटर जितना तुम भारी करते जाओगे उतनी ही चीज छोटी होती है. 360 है. 360 को अब लिखो t नॉर्मल में ज्यादा समय लगता है और फास्ट में कम लगता है. 1 घंटे का अंतर है. बोलो ताशी क्या क्या लिखें? 360 by x minus 360 upon it is 1 x plus 5. So this is 360. It comes as x plus 5 minus x. तो x से x कट गया. It is 1. So अंदर 5 बचा है तो 360 into 5 बाकी चीजें उधर चली जाएंगी. It is x into x plus 5. इसको मल्टीप्लाई करो कितना? 1800. सही है. 1800. It is equals to x square minus plus 5x. तो x square plus 5x प्लस 1800. तो इसका सर माइनस 1800 होगा ना? माइनस 1800. अब इसको स्प्लिट करो जरा. प्लस 45 प्लस क्या चीज फैक्टर होगी? 15 मतलब क्या क्या होगा? नहीं आ रहा. प्लस 45 का माइनस 45 और माइनस 45 40 से आ रहा है. x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 40x और माइनस 1800 इससे आ जाएगा. तो दैट इज x प्लस 45 और x प्लस 45. तो एक x माइनस 40 हो गया और एक x प्लस 45. इट इज इक्वल टू 0. तो एक x की वैल्यू 40 आ गई और एक की माइनस 45. लिख देना. स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव.
सो वी विल टेक, वो किस स्पीड से चल रही है 40 से, और टाइम भी पूछा है क्या। सवाल जरूर पढ़ लेना। कुछ तेज बच्चे ऐसे होते हैं कि एक सवाल गलत पढ़ के गलत कराते हैं, वैसा काम मत करना। और जो सवाल तुम्हारे में टिक टिक भी करते जाना। किसी सवाल में फंसना तो उसको छोड़ देना। स्मार्ट वही है जो एग्जीक्यूट कर ले टाइम भी। छोड़ दो एक सवाल, फंसने में उसमें टाइम मत लगाओ कि सारे करके आएंगे, ठीक है। तो बाद में क्या पता चला वो आ ही जाएगा, जब 4 सवाल होते हैं तो वो भी आ जाएगा। अंत काले स्मरण नुक्ता तज्जन्ते कलेवरम, ठीक है। सप्रयाति मत भावम सदा तद्भाव भाविता, जो अंत काल में जैसा करता है वो उसी भाव से भावित हुआ है। तो तुमको जो एग्जाम है वहां जैसा करोगे वैसे ही तुम माने जाओगे। तुम कैसे हो उससे तुम नहीं माने जाओगे, तुम कर क्या रहे हो वहां करने का ही सब, उसी के लिए तो सब कुछ आ रहा है, वहां अच्छा करना। नाउ देखो 33rd क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, ये दिया गया है ऐसा, वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो आपको क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करने के लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिया क्या है मैं बता देता हूं कि लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू इंटरसेक्ट to other two sides in distinct points and other two sides are divided into same ratio। पहले इसे प्रूव भी करना है, तो क्या बीपीटी प्रूव करवाना है, तो इसलिए 33rd क्वेश्चन है प्रूव बीपीटी, और फिर उसको यूज भी करा रहा है। कितने नंबर का क्वेश्चन दिया, 5, और फिर उसे प्रूव कराते हुए कह रहा है प्रूव दैट AM by MB is AN by ND if LM is parallel to CB। ये तो आप कर लोगे, अभी एक सवाल कराया है, मान लीजिए ऐसा सवाल है, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो ये बताया गया है कि अगर ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, और इसके अलावा दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, तो क्या हो जाएगा, तो बस आप कंपेयर कर लेना, आ जाएगा। एक साइड छोड़ देना, दूसरी साइड जो बचेगी तो ये इसके बराबर नहीं आ जाएगा, ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं आ जाएगा, दोनों बीपीटी से ही आ जाएंगे। अब देखो अगले सवाल में ये कंटिन्यूअस है, इसका मीन निकालना आसान है। 30th क्वेश्चन देखो, 34 क्वेश्चन DIY है, क्योंकि ये तो निकल ही जाएगा इसका मीन, ये बुक का ही क्वेश्चन होगा, नहीं बुक का ही क्वेश्चन है। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, उसकी डिप्रेशन दी है, इसका मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। देखो पेन स्टैंड ऐसा है, तो इसमें कितने डिप्रेशंस बनाए गए हैं, 4, और डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या है, छोटे छोटे डिप्रेशंस है, बहुत बड़े नहीं बनाए गए। So these are the 15 by 10 by 3.5, ये 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब इसका वॉल्यूम पता करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना लिखोगे, वुड यूज, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशंस, LBH, और माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H डैश लिख देना, थोड़ा डिस्टॉर्टेड लिखना क्योंकि सेम H नहीं है ना, फिर वैल्यू डाल देना। LBH में लिख दीजिएगा
15 इंटू 10 इंटू 3.5 और 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7, ठीक है। और रेडियस क्या है 1 इंटू डेप्थ है 1.4। ये बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, ये कुछ डेसिमल में आती है 1.45, बहुत थोड़ी वैल्यू है ये, और ये कुछ ज्यादा वैल्यू है। आप यही देख लो 150 और कितना 450 में 2 ही 3 ही अंतर है। पेन का कितना होता है, थोड़ा सा ही होता है, तो करीब ये 2 के बराबर आएगी, और ये बहुत ज्यादा है। 450 में 2 ही माइनस करना है ना, 1.7 के करीब ही है। सर 1 डायमीटर दे रखा है, रेडियस 1 डायमीटर है, हाँ। ये ध्यान देना होगा। 1/2 लिखो, फिर लिख देना रेडियस इज इक्वल टू d/2, 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड्स। तो ये पटेल नगर में रहती हैं, दिल्ली में रह रही हैं। नाउ at the intersection of one street with another street on which there is a library, they both study। तो अलग अलग ये स्ट्रीट्स हैं, चलिए तो 36 क्वेश्चन देखें। 1, 2 तो 2 में भी जरा पढ़ो कौन कौन सी स्ट्रीट में रह रही हैं। 1 स्ट्रीट विद अदर, तो ये 2 1 पे रह रही है, और ये 2 3, तो 2 3, तो इधर से देखो तो तीसरी गली में, और इधर से जाओ तो दूसरी गली में। तुम किस तरफ से जाना पसंद करोगे शगुन के घर में, ठीक है। और एक लाइब्रेरी सी है, तो अब इसमें बता रहा है क्या, आलिया का घर ए पे और शगुन का घर बी पे। आलिया ए पे रहती है जो कि 2 3 है, शगुन बी में रहती है जो 2 1 है, और इनकी लाइब्रेरी कहाँ है 4 1 पे। 1 2 3 4, 4 1 पे लाइब्रेरी है। तो ये सी पे लाइब्रेरी, बी पे शगुन, ए पे आलिया। अब आपको क्या पता करना है, हाउ फार इज द आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन हाउस। इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के करना, 2 यूनिट्स। हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस, शगुन हाउस से लाइब्रेरी, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, अगेन 2 यूनिट्स। हाउ इज द स्कूल इज, सो दैट फॉर शगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी। स्कूल कहाँ पे, ओ पर स्कूल है, ओ पर यहाँ स्कूल है, यहाँ पर लाइब्रेरी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बताओ, ये शो करना है कि शगुन के लिए स्कूल दूर है कंपेयर टू आलियाज हाउस, इसलिए ये शगुन का है। तो यहाँ से ये चीज कितनी है बताओ, 2 1 है, तो 2 1 होने से क्या √5 हो जाएगी, और √5 कितना होता है क्या 2.314, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये 2 यूनिट्स है, तो कौन सा बड़ा है। इसलिए कई बार शगुन स्कूल जाने के बजाय आलिया के घर चली जाती है, बंक आउट कर रही है, क्योंकि वो 0.3 यूनिट्स कम पड़ रहा है ना, वहाँ चली जा रही है। अब जरा देखो, चलो और अभी पूछ रहा है एंड लाइब्रेरी, यहाँ से लाइब्रेरी कितनी दूर है 2 यूनिट्स, तो वो लाइब्रेरी भी नहीं जा रही है, नहीं ऐसा क्या, ये भी 2 यूनिट है, यानी स्कूल दूर है, या तो लाइब्रेरी चली जाएगी या आलिया के घर चली जाएगी, स्कूल नहीं जाती। नाउ शो दैट आलियाज हाउस, शगुन हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, इसके लिए क्या करोगे बोलो, आलिया का घर और ये तीनों मिलकर समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। तो ये 2 ये तो शो कर ही लोगे, लेकिन थर्ड वन इज नॉट 2। इतना ये नहीं दिखा देना कि 2 2 है तो करते हैं, क्या पता वो इक्विलेटरल ना हो, तो ये दिखा देना कि ये 2 नहीं है। जब भी आइसोसेलेस बताना हो तो तीनों बताने पड़ते हैं, तब दिखा दें AB is equal to BC but it is not equal to AC, hence it is an isosceles triangle।
तो ये प्रूव कर देना। अब देखो, क्या तुम्हें ये बात मालूम है शिव शर्मा कि राम एक इलेक्ट्रीशियन है? यदि नहीं मालूम है तो देख लो। तो अब यहाँ पर जो राम इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन ये तो रामा दिखाया गया है, इसकी तो चोटी बनी है। यहाँ लिखा है राम इज इलेक्ट्रीशियन, वन वे पावर। तो राम ने रिपेयर की और 5 मीटर ऊंचाई पे पोल है। देखो 5 मीटर पर है, लेकिन उसको 1.3 मीटर तो उसकी भी हाइट है ना, ये कुछ दूरी पर है, तो ये ऊपर से 1.3 मीटर छोड़ के सीढ़ी लगाता है। तो इसलिए ये 3.7 मीटर पर सीढ़ी लगा रहा है। तो उसको अगर 60 डिग्री पर सीढ़ी रखने पे सीढ़ी फिसलने का खतरा नहीं है, इट विल नॉट स्किड। तो उसे यहाँ से फुट ऑफ द पोल से अपनी फुट ऑफ द लेडर कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, या बेस ऑफ द पोल से फुट ऑफ द लेडर। सही है, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि सेफ एंगल क्या है? सो व्हाट इज, अगर इन्होंने बताया, अब आगे देखो, when the ladder is inclined at an angle alpha such that, ये सब दिया है, तो क्या पूछा गया है? फाइंड द एंगल अल्फा, ये दिया है। ठीक है, लेडर कितने एंगल पर इंक्लाइंड है बोलो? अल्फा पर। और वैल्यू क्या दी वहां देखो, √3 tan अल्फा प्लस 2 इट इज इक्वल टू 5। सो √3 tan अल्फा क्या हो जाएगा? 3। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? 3/√3। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? 3 को √3 का स्क्वायर भी कह सकती हो। तो √3 कट जाएगा, √3, और √3 की जगह क्या लिखोगे? 60 नहीं लिखना, पूरा लिखना, tan 60। तो अल्फा कितना हो जाएगा? तो उसने कितने डिग्री पर लगाई है सीढ़ी? अच्छा, फ्रॉम अबव सिचुएशन, अगर BD 3 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर, BD को 3 लो। BD कहाँ है? BD 3 लेने को इस बार बोला। अब ये नई सिचुएशन बताना। अब BC 6 है, तो इससे कुछ पता चल रहा है क्या? क्या पता चल रहा है? तो वो रेशो से क्या हो जाएगा पता करो। अल्फा 30 डिग्री। BD इस 3 सेंटीमीटर, उसकी सीढ़ी फसल जाएगी 30 पे, कहीं सीढ़ी लगाई जाती है, that is 6 सेंटीमीटर। इतने पे सीढ़ी लगाएगा, रहेगी सीढ़ी, तो दैट इज 60 डिग्री। 45 से कम में तो रिस्क होता है। अब जरा देखो तो क्या पूछा गया है? फाइंड अल्फा। हाउएवर हमें क्या लेना देना है, दैट इज BC। नाउ साइन अल्फा कितना हुआ बोलो? BD/BC दैट इज 3/6। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 30। तो अल्फा कितना हो गया? सही है, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगला सवाल देखिए, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ लेडर इन केस ऑफ फर्स्ट। पहले केस में अब उसे सीढ़ी कितने दूरी पर लगा लेनी चाहिए, दैट इज द थर्ड पार्ट। अल्फा तो 60 डिग्री है, और बताओ ये कितना है? BD कितना? 3.7। तो BD इज 3.7 मीटर। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि DC क्या, कि कितनी दूरी पर लैडर लगाए। तो लगा दो tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू BD/DC। तो इट इज tan 60 डिग्री, इट इज 3.7 अपॉन DC। तो √3 it is equals to 3.7 upon DC. So DC is equals to 3.7 upon √3. इसको परिमेयीकृत करो, that is it is to be rationalized. So 3.7 into √3 upon 3, सबकी वैल्यू रखनी है क्या?
तो 3.7 इंटू 1.73 अपॉन 3, इसको कैलकुलेट कर देना तो पता चल जाएगा। अगली बात पूछी गई है कि चौथा सवाल 15 cot अल्फा, 15 cot अल्फा इट इज इक्वल्स टू 8, तो फाइंड साइन अल्फा। तो बताइए कॉट अल्फा कितना हो गया 8/15। इसके लिए आप एक ट्रायंगल बनाओ तो ठीक है। 8 किसे लिखोगे, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये अल्फा हो गया, ABC। साइन अल्फा ही चाहिए, सिंपली ये निकालो, सही है, के कर लो क्योंकि ये एक रेशो है ना। तो कॉट अल्फा, और यहाँ देख के बताओ क्या चीज है, क्या ये BC/AB है? ये देखो, ये बात समझ में आई तो के जरूर लिख देना क्योंकि एक रेशो है। ऐसा होने से 15 है 8 है, बताओ ये कितना हो जाएगा? अगर डायरेक्ट नहीं लिख सकते cos अपॉन sin इज इक्वल टू 18/15 कर सकते, तुम्हें साइन चाहिए, ठीक है, अभी कर देंगे। कॉस को कन्वर्ट करो, फिर उसे रूट लिखोगे, कॉस को √1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर उसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे, यही करोगे। चलो अब ये कितना हो गया बोलो, इस दिस मच के स्क्वायर, और ये कितना है बोलो 64 के स्क्वायर, तो ये कितना हो गया दैट इज 289 के स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, तो बोलो साइन अल्फा कितना हो गया, 15/17 इट इज साइन अल्फा इज AB/AC। के का जरूर यूज करना, 15K/17K, तो दैट इज 15/17। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लो, दैट इज, ठीक है, कितनी टीवी बनाती है बोलो कंपनी, इतना सेट इन 16th ईयर और इतना सेट इन 9th ईयर बनाया है टीवी कंपनी ने। तो और ये भी बता रहा है कि वो इक्वल नंबर ऑफ टीवी इंक्रीज करती जा रही है, हर साल जो नंबर ऑफ टीवी है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये डेटा है आपके पास, इसी से सब काम करना है। अब जरा देखिए 6A6 क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 होगा। A6 इट इज 16,000, दैट इज A plus 5B इट इज 16,000, और साथ में A9 कितना है, इट इज 22600, तो A plus 8D इट इज 22600। अब देखो इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखो, 22600, ये सब्ट्रैक्ट कर लो, -3D कितना आ जाएगा, जरा सब्ट्रैक्ट को पढ़ो, तो 600, 16 में से ये गया 4 2 6, 66 आ गया, वो भी निगेटिव का, तो D कितना आ जाएगा 6600/3, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हर साल वो इतने टीवी बढ़ाती जाती है। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। अब इस D को कहीं रखो, A plus 5T, तो A plus 5 into 2200 6000, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 0 और 2 0 और 1 6, 16,000 में से 11,000 जरा माइनस तो करो, तो 5,000 टीवी उसने जब अपनी दुकान खोली थी, प्रोडक्शन हाउस तो बनाया था। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। A8 पता कर लेना, तो A8 इज इक्वल टू A plus 7D, कहीं ना कहीं ये लिख देना AN इज इक्वल टू A plus n minus 1D, इससे आपको कटिंग एज मिल जाएगा। तो अब जरा देखें, तो 8th ईयर में उसने कितना टीवी बनाया होगा, 5,000 plus 7 into 2200, तो 5,000 टीवी तो ये बन गए, और 15,000 ये हो गए, तो 20,400। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स। थर्ड पार्ट देखो, S3 निकाल लेना,
सो 3/2 वो भी फार्मूला वहीं पहुंचा देना है सन का 2a प्लस n माइनस 1 d, तो 3 माइनस 1 और d कितना है सारी वैल्यू डाल देना। a कितना है 5000 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2200, ये भी आप निकाल ही लोगे। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। अब आप लोग ऐसा करना A7 माइनस A4 इसको DIY के तरीके से कर लेना, ठीक है, तो ये भी हो ही जाएगा। इतना ही रखो, शाम को जितने डाउट है डाउट लेके आ जाना, हम डाउट सब क्लियर कर, शाम की डाउट क्लास।